सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आपने देखा कि पिछले दिनों के अंदर पंजाब में 2 आला तकर्रियाँ हुई, 2 तबादले कर दिए गए, एक चीफ सेक्रेटरी के हवाले से और दूसरा आईजी पंजाब के हवाले से। दोनों में बहुत ज़्यादा मामला सामने आ रहे थे कि जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी तब्दील हो रही थी और उसमें भी खातिर ख्वाह बेहतरी पिछले 15 महीने में नहीं आई। ना ही कोई ऐसी रिफॉर्म सामने आई थी जिसका वादा इमरान खान साहब ने कहा कि पुलिस के अंदर वो रिफॉर्म्स करेंगे और पुलिस की बेहतरी करेंगे। पुलिस जैसे पहले 10 साल परफॉर्म कर रही थी उसमें कोई खातिर ख्वाह बेहतरी तो नहीं आई, कमी ज़रूर कहीं ना कहीं आई है। तो इसलिए अब आईजी पंजाब भी तब्दील हो गए। फिर उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी, जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी हैं, क्योंकि वहाँ पर जितना बड़ा सूबा है, जितने बड़ा सेक्रेटेरिएट है, उन चीज़ों को संभालना और ब्यूरोक्रेसी को आगे लेकर चलना भी उनका अहम मामला होता है। तो चीफ सेक्रेटरी की भी तब्दीली हो रही, क्योंकि गवर्नेंस पर बहुत ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं उसमें पहला निशाना वज़ीर आला पंजाब लगते हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली तो मुमकिन नहीं हो रही, लेकिन अब अफसरान की तब्दीली के साथ साथ अब यह खबर सामने आ रही है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर आ रहे हैं और मुमकिन तौर पर कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। ये तब्दीलियाँ हो सकती हैं क्या मुख्तलिफ वज़ीरों की या नहीं, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब सिर्फ ब्यूरो चीफ के तौर पर बल्कि जो सेक्रेटेरिएट का खबर है, जो चीज़ें हैं वो बड़े आला मामला को वो देखते आए हैं। 2 बड़े अफसरान तो तब्दील हो गए आपके सूबे के अंदर, अब उस तब्दीली के बाद कुछ वज़रा की तब्दीली भी मुमकिन है। वज़ीर आला की तब्दीली तो अब हो नहीं रही है, तो क्या वज़रा भी तब्दील हो सकते हैं कि गवर्नेंस के मामलात कुछ बेहतर हो सकें? देखिए, मुदस्सर, वसीम अकरम प्लस को छोड़ के तकरीबन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरीज या तमाम पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो बड़े बड़े नाम हैं वो सारे चेंज किए जा रहे हैं। बड़े बड़े ओहदों पे जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो सारे चेंज किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में पिछले 2 महीने से एक प्रैक्टिस जारी थी। तमाम जो अफसरान, जिसमें DIGs भी थे, जिसमें DPOs भी थे, जिसमें सेक्रेटरीज थे, कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, उन तमाम अफसरान का एक प्रोफाइल इकट्ठा किया गया। उनके साथ 3 एजेंसियों की रिपोर्टें लगाई गई और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब जो है उनको बुलाया गया, उनके साथ सारी डिस्कशन हुई। उसमें फिर बाद में IG और जो चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए उनको भी उसमें शामिल किया गया और उसके बाद उन लिस्टों को फाइनल किया गया। आज रात किसी भी टाइम ये नोटिफिकेशन निकल आएगा। इसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब आदम सुलेमान जो हैं वो आज CM से मिल चुके हैं, चीज़ें फाइनलाइज्ड हैं, लिस्टें तैयार हैं। उसमें सारे कमिश्नर्स को, बेतहाशा सेक्रेटरीज जो हैं उनको, तकरीबन मेरी इतलात के मुताबिक 150 के करीब ऑफिसर्स जो हैं जिनका तबादला किया जाएगा और कुछ ऑफिसर ऐसे भी हैं जिनको पंजाब से बाहर सुबह बदर कर दिया जाएगा। उसमें कमिश्नर लाहौर भी चेंज हो रहे हैं, होम सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं, चेयरमैन PND हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो उस्मान बुज़दार के मामू भी हैं उनको भी तब्दील किया जा रहा है। तो बड़े बड़े ओहदे जो हैं उन पे लोग जो हैं नए चेहरे लाके बिठाए जाएंगे। और ये जो तासुर था कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो PMLN के साथ मिली हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक है, कमज़ोर है, इस तासुर को खत्म करने के लिए अब नए चेहरे कहां से बाबर आएंगे? चेहरे तो वही हैं जो पुराने, और खासतौर पर जो ग्रेड 20 या 21 के अफसरान हैं वो तो पहले भी सर्व कर चुके हैं पिछले 10 साल में। वज़ीर आला पंजाब जब थे मियां शहबाज शरीफ, तो नए चेहरे कहां से लाए जाएंगे? दूसरे सूबों से अफसरान पंजाब में अब तैनात होंगे? देखें, जो आदम सुलेमान है वो पिछले 10 साल से पंजाब में तैनात थे। 4.5 साल वो होम सेक्रेटरी रहे, सेक्रेटरी CNW रहे, सेक्रेटरी इरिगेशन रहे, कमिश्नर लाहौर रहे, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद रहे, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रहे।
तो उनको बड़ा वसी तजर्बा है, उनको तमाम ऑफिसर्स के प्रोफाइल का पता है कि कौन इंडिपेंडेंटली काम करता है, कौन PMLN के साथ अलाइन है, कौन किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन है। तो उनको पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का पता है। तो वो अब ऐसे लोग जिनका PMLN के साथ अलाइंस कम है, जिनको वो ये समझते हैं कि वो उस तरह से PMLN के हाथों में नहीं खेलेंगे, उन लोगों को बड़े ओहदों पर लाया जा रहा है। मेरी इतलात है उसमें होम सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं, उस कमिश्नर लाहौर चेंज हो रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं, चेयरमैन PND चेंज हो रहे हैं, और शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM भी चेंज हो रहे हैं, और भी बहुत सारे सेक्रेटरी हेल्थ चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरह से पुलिस सर्विस के अंदर भी बेतहाशा जो लोग हैं, कुछ लोग बाबर जो आप बता रहे हैं ये सारी की पोजीशंस हैं जो होम सेक्रेटरी के हवाले से आपने बताया है कि ये बड़ी की पोजीशन है, पुलिस में तब्दीलियां हो रही हैं, चेयरमैन PND तब्दील हो रहे हैं, ये वो बड़ी की पोजीशन है जिसका डायरेक्टली लिंक बहुत ज़्यादा रहता है मामलात में। और भी बहुत ज़्यादा सेक्रेटरीज हैं लेकिन वो उस तरह से शायद नहीं, सेक्रेटरी हेल्थ जैसे हैं उनका भी बड़ा मामलात है। तो ये इनकी तब्दीली के बाद कोई बेहतरी जो गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं उसकी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जो गैप है बिटवीन ब्यूरोक्रेसी और CM पंजाब वो क्या फिल हो जाएगा? देखें सर, जो वसीम अकरम प्लस है उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इतना खास पता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के साथ इंटरेक्शन उनका बड़ा लिमिटेड था। अनफॉर्चुनेटली जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे वो खासे कमज़ोर थे, इसी तरह से सेक्रेटरी टू CM जो है वो भी खासे कमज़ोर थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो एजाज साहब जो कि CM के मामू हैं, उनको भी गवर्नेंस का कोई ख़ास तजर्बा नहीं था। तो ये जो एक ट्राइका बना हुआ था ब्यूरोक्रेसी का और जो सिविल इंतज़ामिया का जो पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपस में इंटरेक्शन था वो बड़ा वीक था, और उसकी वजह से पूरे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन का बेड़ा गर्क हुआ था। मेजर आदम सुलेमान जो है वो एक सख्तगीर ऑफिसर है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी स्ट्रांग है, यही उनकी रेपुटेशन है। तो वो मजबूत भी हैं, वीक ऑफिसर नहीं है। तो और इसी तरह शैब दस्तगीर जो IGP हैं वो भी बड़े मजबूत फैसले करने वाले ऑफिसर हैं। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो कोई सिफारिश मानते ही नहीं। बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेते ही नहीं है, और वजीर आजम की भी हिदायत है। लग रहा है कि जी अब जो लग रहा है मुझे कि अब पंजाब की गवर्नेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल चेंज होगी, CM की इनपुट जो है उसमें कम होगी, ये डिसीजन मेकिंग खुद करेंगे चीफ सेक्रेटरी और IGP। अभी आपने एक और सवाल पूछा कि मिनिस्टर्स का रीशफल, तो मिनिस्टर्स का उस लेवल पे इतना बड़ा रीशफल तो नहीं होगा जिस तरह से सिविल और पुलिस इंतजामिया का होगा, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 150-200 तबादले हो रहे हैं ग्रेड 19 से ग्रेड 22 तक के बड़े लेवल के। तो जो मिनिस्टर्स हैं इसमें कुछ मिनिस्टर्स हैं जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनको कैबिनेट में लिया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है अलीम खान साहब का। वो अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर थे और सीनियर मिनिस्टर थे, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट CM के पास है उसका चार्ज, लग रहा है कि शायद उनको दोबारा सीनियर मिनिस्टर ले लिया जाए। इसी तरह से सप्तान खान जिनको हटाया गया था, उन पे भी नैब के केसेस थे, अब उनकी बेल हो चुकी है, तो वो कोशिश कर रहे हैं उनको जंगलात का महकमा वापस मिल जाए। तो उसके बाद चौहान है, फैजुल हसन चौहान साहब हैं, उनकी कोशिश है कि उनको इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट मिल जाए, जिसका एडिशनल चार्ज जो है वो असलम इकबाल साहब के पास है। तो ये 3 मिनिस्टर जो हैं ये तो बड़े होपफुल हैं कि इनको कोई ना कोई अकोमोडेट किया जाएगा। कल इमरान खान साहब लाहौर में हैं, कल वो मुलाकातें कर रहे हैं, तो जो कैबिनेट का रिशफल है कल वो इमरान खान साहब के लाहौर आने के बाद एक्सपेक्टेड है, जबकि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हो सकता है कि आज शाम को उसका रेला आ जाए, नहीं तो ये फिर कल सारी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएंगी। अच्छा बाबर, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, यकीनी तौर पर अब जो लोग काबीना में नहीं थे, जो पहले काबीना का हिस्सा थे, अब दोबारा काबीना का हिस्सा भी हो सकते हैं, खबरें आपकी बिल्कुल सही आ रही है कि ऐसा हो सकता है। दूसरा तबादलों का भी मामला है, लेकिन तीसरा एक अहम इशू है वो रहा है कि वज़ीर आला पंजाब उतने मजबूत नहीं हों जितने उनके वज़रा मजबूत हों। आपने अलीम खान साहब की बात की है, खुद गवर्नर के पास वो आइनी इख्तियारात नहीं, लेकिन सियासी तौर पर वो भी बड़े मजबूत रहे हैं, गवर्नर पंजाब भी। तो ये जो जिस ऑफिस को सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्या वो ऑफिस फिर उसी तरह से मजबूत रह पाएगा नई ब्यूरोक्रेसी आने के बाद और अलीम खान साहब के दोबारा वापस आने के बाद, और गवर्नर सरवर का अपना रोल वो फिर क्या रहेगा?
मुदस्सिर, यही मामला थे कि पंजाब में जो सिविल इंतज़ामिया थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो यही कंप्लेंट करती थी कि उनको ये नहीं समझ आ रही कि हुक्म किसका मानना है। चौधरी बरादरान जो थे वो भी असरअंदाज हो रहे थे, गवर्नर साहब भी असरअंदाज होते हैं और चीफ मिनिस्टर भी असरअंदाज होते हैं, और उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल आ रहे थे। बेताशा ऐसे ऑफिसर जो नाअहल थे, निकम्मे थे, या उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो थी वो कहीं और थी, वो कहीं ना कहीं से मैनूवर करके वो सिस्टम का हिस्सा बने हुए थे। चीफ मिनिस्टर की ग्रिप बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने इवन जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखे हुए थे डॉक्टर शैब, उनका ताल्लुक OMG से है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप से है। वो कभी भी पंजाब में उनके पास कोई बड़ा ओहदा नहीं रहा, लेकिन उनको मैनूवर करके एक कमज़ोर बंदे को सेक्रेटरी टू CM रखा हुआ था। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ सिंह खोखर वो खुद एक कमज़ोर आदमी थे। उसकी वजह से देखिए फेडरल गवर्नमेंट को में बार बार कंप्लेंट जा रही थी, बार बार ये इशू आ रहा था कि पंजाब में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो उसका हल ये ढूंढा गया कि बजाय कि वसीम अकरम प्लस को तब्दील किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये तो उनके बारे में उनको एक लाइसेंस दे दिया कि जनाब ये ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, ये सादिक और अमीन है, और इमरान खान की तरफ से ये लाइसेंस दिया गया, उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील कर दिया गया। अब जो चीफ सेक्रेटरी और जो IGP हैं, मेरे ख्याल से उनको इन्फ्लुएंस करना इतना आसान नहीं होगा, पॉलिटिकल मैनूवरिंग इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि ये लोग मजबूत हैं, ताकतवर हैं, और डायरेक्टली ये इमरान खान साहब के साथ लिंक्ड हैं। आदम सुलेमान सेक्रेटरी इंटीरियर थे, इमरान खान के खासे क्लोज हैं, तो वो इस तरह से लोगों को अकोमोडेट नहीं करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन में CM का अमल दखल कम होगा और ये लोग इंडिपेंडेंटली ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, तो उससे अब ये उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब चेंज हो जाए। सही। अच्छा, जो आपने इन्फ्लुएंस के हवाले से बात की, वो तो बहुत ज्यादा लोग बाबर जो IG पंजाब हैं उनके बारे में बाकायदा तौर पर जानते भी नहीं थे कि ये इनका बैकग्राउंड क्या है ये। मैं आपको वज़रा की बात कर रहा हूँ, आपके सीनियर पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ कि वो हुकूमत में रहते हुए भी IG पंजाब के हवाले से उतना ज़्यादा नहीं जानते थे जितना आप मेरे जैसे लोगों ने उनकी प्रोफाइलिंग चेक कर लिया है जब वो आए हैं, और उनको डायरेक्टली वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनके साथ वो लिंक है। फिर आज़म सुलेमान साहब तो बहरहाल वज़ीर आज़म साहब के बहुत ही ज़्यादा करीब रहे हैं, और वो सेक्रेटरी इंटीरियर भी उन्हीं की वजह से फिर वहाँ से यहाँ लाया गया, और ख़ास टास्क दिया गया है कि किसी किस्म का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं चलना चाहिए इन दो जगहों पर, एक चीफ सेक्रेटरी और एक यो। अगर आज़म सुलेमान साहब भी पूरी तरह से ये गवर्नेंस के मामलात चलाएंगे, बाबर साहब, और अपने तमाम जितने भी सेक्रेटरीज हैं ख़ास तौर पर सेक्रेटेरिएट के अंदर वो रखे जाएंगे, तमाम तर चीज़ें होंगी, तो फिर ये एक सवाल नहीं पैदा होता कि वज़ीर आला पंजाब जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबों के, वो खुद बहुत ज़्यादा माइनस उनकी हो जाएगी अपनी ताकत, अपनी उनकी कुव्वत। मुदस्सिर, मेरा ख्याल है कि ये CM पंजाब जो है उस्मान बुज़दार जो है, ये उनके लिए लास्ट चांस है। उससे पहले ये चीज़ें थीं, फेडरल गवर्नमेंट को कंसर्न थे कि पंजाब में जो लोग लगाए जा रहे हैं, बार बार कंप्लेंट्स आ रही थी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज आ रहे थे। इमरान खान ने कुछ 6 के करीब ऐसी मीटिंग की हैं जिसमें उनका महंगाई के ख़िलाफ़ और ये जो होर्डिंग है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कि किस तरह से प्राइस कंट्रोल पे प्राइसेस पे कंट्रोल पाया जाए, इस पर 7-8 मीटिंग की हैं। चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया, उनको बार बार तंबीह की गई, लेकिन पंजाब में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। और अब हम कुछ बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। आज 117 रोज़ गुजर चुके हैं, 16 हफ्ते से जुम्मा की नमाज की अदायगी नहीं कर सके हैं कश्मीरी, और तमाम तर मवासलात के निज़ाम मुनक़ता हैं। डॉक्टर्स को अपने हॉस्पिटल पहुंचना मुश्किल है, स्टूडेंट्स को अपने कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में जाना मुश्किल है, और इस वक्त जो कर्फ्यू की सूरत हाल है उसके बावजूद कश्मीरियों के हौसले आज भी बुलंद हैं कि उन्हें अपने
वतन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए आज भी आज़ादी चाहिए, लेकिन भारतीय जबर जुल्म वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और उसमें कमी नहीं आ रही है। हम इस पर बात करेंगे कि वजूहात क्या हैं कि तमाम तर कोशिशें, अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल और पूरी दुनिया से आने वाली बातें भी भारत पर प्रेशर क्यों बिल्ड नहीं कर पाई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 117 दिन आज है, लेकिन 117 दिन के बावजूद भी कर्फ्यू में किसी तरह से कोई कमी नहीं आ सकी है। भारत जो चाह रहा था उसने किया, अब जो वो चाह रहा है वो कर रहा है, लेकिन क्या वजह है कि इस तमाम तर अमल में प्रेशर नहीं हो पा रहा? हम इसमें क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो कुछ भी आप बाहर जब बात करें तो हमें दो तीन चीज़ें जो जहन में रखनी है वो ये है कि कश्मीर हमारा मसला है, बाकी दुनिया शायद उस पर वो अर्जेंसी, वो ज़रूरत, वो इमरजेंसी महसूस नहीं करती जो करनी चाहिए। और अगर कश्मीरियों की आवाज़ इंटरनेशनली कोई है तो वो पाकिस्तान की है। दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान अगर कश्मीरियों की आवाज़ बनना चाहता है तो उसकी आवाज़ इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, उसकी आवाज़ में एक इत्तेहाद होना चाहिए, पहले अंदरूनी इत्तेहाद। अंदरूनी इत्तेहाद का हाल ये है कि किसी को खुदा खौफी नहीं कि वो मुल्क का या उन कश्मीरी भाइयों का ख्याल करे जो हमारे मुल्क के साथ मिलने के लिए, हमारे ही मफादात के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। उसके बजाय आप देखते हैं कि मौलाना वो 20 दिन का धरना, यहाँ पे 15 दिन का धरना करके तो बर्बादी फेर गए। मुझे तो लगता है कि मौलाना को शायद मिशन यही मिला हुआ था कि आपने कश्मीर के इशू को पीछे बैकग्राउंड में लेके जाना है, क्योंकि अगर ये ना होता तो जो 10 साल वो रहे हैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, कभी उन्होंने कुछ तो किया होता कश्मीर के लिए। तो वो बर्बाद किए 10 साल ज़ाया किए हुए थे। ऊपर से मौलाना हजरात ने ये आके मजमा लगा के तो बेवक्त, जिससे और कोई हासिल वसूल नहीं हुआ जी, लेकिन कश्मीर का मसला लाजमन बैकग्राउंड में चला गया। सही। उसके बाद आप देख लीजिए कि नफ्सा नफ्सी हर किसी की कोशिश ये है कि हुकूमत को हमने बाहर निकालना है, हुकूमत को ख़त्म करना है। वह हुकूमत ठीक है, एफिशिएंट नहीं होगी, हुकूमत की कोताहियाँ होगी, आप कोताहियाँ बताएं, आप उनको क्रिटिसाइज़ करें कि वो अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो इनको किसी न किसी शक्ल में बाहर निकालना है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ कौम टैक्स नहीं देना चाहती, ये टैक्स लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये है कि करप्ट आदमियों के बारे में भाग दौड़ शुरू है, पकड़ दकड़, ये वो, उनका अभी तक सजा तो किसी को नहीं हुई, लेकिन लाजमी बात है कि परेशानी लोगों को होगी। तो वो सारा जो खाओ पियो तबका है वो सारा इकट्ठा है और हुकूमत एक तरफ है। हुकूमत भी क्या, आप कह लीजिए कि इमरान खान अकेला एक तरफ है। अब इन हालात में क्या आप इफ़ेक्टिवली आवाज़ उठा सकते हैं? हुकूमत को तो अपना बच बचा की फ़िक्र होगी कि जनाब हम अपनी सर्वाइवल पहले इंश्योर करें, फिर कोई आवाज़ उठाएंगे। ये वो सूरत हाल है जो कि अंदरूनी तौर पे है। फिर माशी तौर पे आप इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि बाहर से इमदाद अगर नहीं आती तो वो आपके लिए मसला। अच्छा, माशी तौर पर जो आप बात कर रहे हैं, इसमें अब एक सवाल यहाँ पर ये बड़ा आम है कि दुनिया के जो ताल्लुकात आपसी होते हैं वो ताल्लुकात और दोस्तियाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मईशत के बुनियाद पर हैं। अब यहाँ पर आलमी ताकतें हैं या मुआशी ताकतें हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से बड़ा मजबूत है। तो अब ऐसे में फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है? उन ताल्लुक को तो नहीं तोड़ सकता ना, वो ममालिक उस तरह से खुलकर बात कर सकते हैं। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन उसमें जो कमज़ोरी है या खामी है वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर अक़वाम आलम फ़ादात की मुनाफ़क़त की सियासत करें तो इसका मतलब ये है कि हम अज्यूम कर लें कि जनाब अब कुछ हो ही नहीं सकता, लिहाजा हम भी चुप बैठ जाएं। भाई आपका, हमारा पाकिस्तान का काम चुप बैठना नहीं है। यहाँ तो एक इमरजेंसी होनी चाहिए थी कश्मीर के मामले में, यहाँ तो एक कोहराम मचा होना चाहिए था। आप जब तक बाहर निकल के आलमी ज़मीर को झंझोड़ेंगे नहीं, उनको इस इंसानी अलमियत से कन्फ्रंट नहीं करेंगे, उनको भारत की फेस शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो दुनिया तो खामोश है, उसका अपना मफाद पूरा हो रहा है। वो कहते हैं जी ये भी पाकिस्तानी भी सोए हुए हैं तो हमें तो बड़ा आसानी हो गई, इनसे बात तक नहीं सुननी पड़ती। ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी है कि हम क्या इस मामले में अपना रोल पूरा अदा कर रहे हैं
जो मुझे लगता है कि हम नहीं कर रहे, और उसमें किसी को फिक्र नहीं है। यहाँ कोई जिक्र नहीं होता इस चीज का कि कश्मीर के बारे में हमें ये करना चाहिए। और ये तो आप पीपल्स पार्टी के लीडर्स का सुन लीजिए, PMLN का सुन लीजिए, सवाए इसके कि ये नाहल है नाहल है। भाई नाहली भी जिस चीज की है वो बात करो ना, सिर्फ एक लफ्ज है नाअहल नाहल नाहल नाअहल है। अच्छा, लेकिन जनरल साहब, इसमें आप जो इमरजेंस कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान में तो बड़े भरपूर किस्म की कोशिश की सफारती सतह पर। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में गया, मामला सलामती कौंसिल में गया और बड़ा मामला आगे उठा, लेकिन उसके बावजूद ये मामला हल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तो अपनी तय जो कोशिश थी वो कर ली। देखिए, जो प्रेशर बिल्डअप होना है वो तो आप यूं ज़हन में रखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट रुकन है P5, वो ही एक ऐसा फोरम भी है और वही मेंबर्स हैं परमानेंट जो प्रेशर ला सकते हैं। लेकिन ये है कि हमने यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व नहीं किया, हमने बड़ा कम उस तरफ तवज्जो दी। देखिए, एक वक्त है, आज आप अगर पूरी दुनिया से बात करें तो वो आपकी बड़ी हमायत करते हैं, तो ये कहते हैं कि जनाब हम तो पाकिस्तान और भारत दोनों को ये कह रहे हैं कि जनाब आप बैठें और आपस में बातचीत करें। ये जान छुड़ाने वाली बात है उस किस्से से। पाकिस्तान को ये कहना चाहिए था कि जनाब भारत ने जब एक तरफा काम किया, आर्टिकल 370 वगैरह को ख़त्म किया, उसमें हमसे तो दो तरफा बात नहीं की, तो एक तरफा काम करने के बाद वो कैसे दो तरफा बात की कोई गुंजाइश रह गई? वो तो उसने खुद ही अपने अमल से जाहिर कर दिया कि वो शिमला एग्रीमेंट को बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा, उसने ख़त्म कर दिया। तो हम शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन हम अब शिमला एग्रीमेंट पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक भारत एक तरफा कदम को वापस नहीं लाता, दो तरफा बातचीत का तो मौका ही नहीं है। तो ये चीज़ थी जिस पे हम कहते हैं कि जी अब दो तरफा किस्सा चूंकि ख़त्म हो चुका है भारत के एक तरफा कदम से, अब यूनाइटेड नेशन जो है वो आगे आए। और हमारी ये रट होनी चाहिए थी एक ही चीज़ पे। हम हर दफ़ा किसी को ट्रंप को जाके कह आते हैं कि जनाब आप सालिसी कर दें। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका कोई ईमानदाराना सालिसी करेगा अगर कर भी दे? सही। लेकिन जनरल साहब, आप सालिसी की जो बात कर रहे हैं, अमेरिका तो सालिसी के लिए कह भी अगर रहा है जनरल साहब, तो उसमें फिर सिलसिला भारत नहीं मान रहा, वो अब दो तरफा और एक तरफा वाले मामला से भी बहुत आगे चला गया है। तो क्या फिर कश्मीरियों का जो इस वक्त हाल है वही क्या उनका मुस्तकबिल है? देखिए, कश्मीरियों का मुस्तकबिल तारीख है, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया में वाहद अगर कोई उम्मीद थी तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने मसाइल में घिरा हुआ है कि यहाँ पे किसी को फुर्सत ही नहीं कि कश्मीर का जिक्र करे। वो कश्मीर के ऊपर कोई भागदौड़ करता नजर आए, कोई ऐसा किस्सा ही नहीं है, ना अदालतों में, ना आपके सियासतदानों में, ना आपकी पार्लियामेंट में, कहीं कोई इस पे जिक्र है। ये अलमिया हमारा अपना है। देखें, असल चीज़ ये है कि अगर हमने आवाज़ उठानी है, दुनिया उससे अमल करती है नहीं करती है, लेकिन आपकी आवाज़ दुनिया में ज़रूर गूंजनी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया को आपके मूड का पता लगना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। वरना वो एक ही मशवरा आता है, जनाब दोनों मुल्कों को हम एडवाइस करते हैं कि बैठें आके बात करें। आपको उस मुसीबत से बाहर आ जाना चाहिए, सालिसी से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि सालिसी जो है वो आप तब करें अगर यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद ना हो। अब सालिसी तो कहीं भी इसमें मौजूद नहीं, शिमला एग्रीमेंट की वजह से। बिल्कुल, ये सालिसी से मामला शायद आगे चल गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान को ही जो करना है वो करना है, और पाकिस्तान ही कश्मीरियों की उम्मीद है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं आज के दूसरे टेस्ट के हवाले से। एडिलेड में जो टेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान इस वक्त बॉलिंग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने दीवार बन गए हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और 275 रन से ज़ायद हो चुके हैं और एक खिलाड़ी सिर्फ आउट है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर एजाज वसीम बाकरी। एजाज, ये टेस्ट भी पिछले टेस्ट से कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की बॉलिंग जिस पर रिलाय होता है वो तो आउट ही नहीं कर पा रही है किसी भी प्लेयर को। आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आज बहुत ही एवरेज लेवल की बॉलिंग की है और फील्डिंग उससे ज़्यादा बुरी थी। फिर टीम सिलेक्शन के अंदर इस बात की समझ नहीं आई कि मूसा को टीम में शामिल किया गया, नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया। पहले टेस्ट के अंदर आपको याद होगा कि अब्बास को ड्रॉप कर दिया गया था। आज फिर इमामुल हक को भी टीम के अंदर मौका दिया गया, हारिस सुहेल की जगह के ऊपर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ड्रॉप करके ओपनर को टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है। सो मुझे समझ नहीं आ रही है कि मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस और अजहर अली के दिमाग में चल क्या रहा है, वो करना क्या चाह रहे हैं। आप अगर अजहर अली के आप ऑन फील्ड फैसले देखें
तो जब डिनर हुआ, क्योंकि डे नाइट टेस्ट मैचेस के अंदर लंच नहीं होता, आखिरी जो सेशन होता है वो डिनर के बाद का सेशन कहलवाता है। तो डिनर के सेशन के बाद इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग दे दी गई है। उस वक्त लबुशेन सेंचुरी के करीब थे और वार्नर अपने 100 मुकम्मल कर चुके थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे लबुशेन और वार्नर को खुला मौका दिया गया है। फिर आप टेस्ट की फील्ड देख रहे हैं, मुदस्सिर आप खुद टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, वो फील्डिंग ही नहीं दी कप्तान की तरफ से दी जा रही। शायद बॉलर्स कप्तान को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या फील्डर बॉलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो एक खिचड़ी सी पक्की दिखाई दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या कर रहा है। और शायद ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तानियों के हाथ पांव फूल गए हैं। अजहर ने कहा कि टॉस जीतकर अगर वो टॉस जीत जाते तो वो खुद बॉलिंग करते। लकीली वो टॉस टिम पेन जीत गए, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप बॉलिंग करें, हम लोग बैटिंग करेंगे। सो अजहर की टॉस से लेकर अब तक की जो हिकमत अमली है उसको कम से कम मैं नहीं समझ पा रहा, और उसका रिजल्ट शायद यही है कि 275 रन हो चुके हैं और तकरीबन 250 से ज्यादा। तो इजाज, ये हिकमत अमली जो टेस्ट के बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है, ये तो मैच से पहले की हिकमत अमली है, जिसमें वकार यूनुस भी शामिल हैं, जिसमें कोच भी शामिल हैं, मिसबाह उल हक भी। ये तो वो प्लानिंग थी। अब ग्राउंड की प्लानिंग है। अजहर कोई बिल्कुल नए प्लेयर तो नहीं है कि उन्हें फौरी तौर पर पहली सीरीज में कप्तान बना दिया गया है। वो टेस्ट ही खेलते आए हैं और टेस्ट के ही वो अच्छे एक बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं। तो क्या वजह है कि नई टीम को भी असर नहीं समझ पा रहे हैं, नई कंडीशंस को भी नहीं समझ पा रहे हैं? क्या मामला हो रहा है? वजह मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो टीम इंतज़ामिया है वो अपने बॉलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं कि हमारे पास क्विकर हैं, यंग फास्ट बॉलर्स हैं, तो ये जाकर ऑस्ट्रेलियंस को उनके होम ग्राउंड के ऊपर चीर फाड़ देंगे, आउट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। आप डिसीजन देख लें कि जिस तरीके से बॉलिंग चेंज की जा रही है उससे अजहर का लग रहा है कि शायद वो बहुत उसको फ़ायदा मिल रहा है, तो वो अपने बॉलर्स को उस हिसाब से यूज़ कर रहा है। वो जिस हिसाब से ऑन साइड या ऑफ साइड के ऊपर फील्ड खड़ी कर रहा है उससे लग रहा है कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है पाकिस्तानी कप्तान, या जो हिकमत अमली बनाई जा रही है या जो बॉलर्स हैं। देखें, ऑस्ट्रेलियंस ने, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से ठीक 10 ओवर पहले लास्ट जो 10 ओवर से वो 6.7 रन रेट की एवरेज से बैटिंग की टेस्ट के अंदर। वो अपनी T20 बनाया हुआ है, खेल रहे हैं, उनको मर्जी से T20 बनाया हुआ है। सो मुझे यही लग रहा है कि हिम्मत हार गए हैं, पहले सेशन के बाद हिम्मत हार गए हैं। टेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती है। आप ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान 5वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ही टेस्ट मैच खेला है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अगर इस तरीके से खेल रहे हैं, फिर श्रीलंका खिलाफ आपने अगले 15 दिन बाद होम सीरीज खेलनी है। 11 तारीख को रावलपिंडी के अंदर पहला टेस्ट मैच हो रहा है। आज श्रीलंका ने अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया। इजाज, ये मैच हम तो शायद नहीं बचा पाएंगे। बारिश के तहत कोई बचने की उम्मीद लग जाएगी कि अगले आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो जाए तो कम से कम एक और मैच बच जाए। आई डोंट थिंक सो कि बारिश होने जा रही है एडिलेड के अंदर। थोड़ा सा वेदर वेट तो है, लेकिन बारिश के इम्कानात नहीं है। पाकिस्तान को इस मैच को बचाने के लिए एक ही अब तरीका है, पाकिस्तान के बैट्समैन मज़ाहमत करें, बल्लेबाजों को विकेट पर स्टे करना पड़ेगा, ज़्यादा देर विकेट पर गुजारनी पड़ेगी। इस तरह से डेविड वार्नर की तरह वो तेज़ नहीं खेल सकते हैं, लेकिन विकेट पर स्टे करके मुकाबला करके टेस्ट क्रिकेट ठीक है। बिल्कुल ये है कि अब पाकिस्तान के बराबर रिलाय होगा कि वो अब क्या करते हैं अपनी इनिंग के अंदर। बहुत शुक्रिया, इजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।